Order of a matrix refers to its dimension defined by its number of rows and column and written as m cross n या m by n। मतलब रो को हमेशा m से डिनोट करते हैं, कॉलम को हमेशा बेटा n से डिनोट करते हैं। मतलब समझ गए, रो बाई कॉलम। जब ऑर्डर समझ गए, अब मुझे ये बताओ इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स है। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं संजीव प्रजापति, आपका अपना संजू बाबा जीवू भैया, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में। तो कैसे हो मेरे लाडलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आपके सामने कुछ चीज दिख रही होगी, क्या दिख रहा है गुरुजी? आपको दिख रहा है मैट्रिसेस का वन शॉट। वन शॉट मतलब गुरुजी, मतलब एक ही क्लास में मैट्रिक्स खल्लास, एक ही क्लास में मैट्रिसेस खल्लास, यानी एक ही क्लास में हम पूरा मैट्रिक्स चैप्टर विद पी बाई क्यू, विद थ्योरी, विद कंसेप्ट, एक्स वाई जेड ए टू जेड सारी चीजें आज की क्लास में हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं और हम शुरू करते हैं अपना मैट्रिक्स चैप्टर एक हाई एनर्जी के साथ। तो देखिए कुछ बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो मुझसे मैट्रिक्स बैच में पढ़ चुके होंगे, तो उनके लिए बेटा ये क्लास, उनके लिए बेटा ये क्लास क्या होगी, रिवीजन के तौर पे होगी। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे होंगे, यानी जिन्होंने मैट्रिक्स पहली बार पढ़ेंगे, यानी ऐसे भी बच्चे होंगे जो मैट्रिक्स पहली बार पढ़ेंगे, तो उनके लिए क्लास रामबाण साबित होगी। यानी एक ही क्लास में आपको मैट्रिक्स का पूरा निचोड़ मिल जाएगा, आपको एमपी बोर्ड से रिलेटेड पूरा निचोड़ एक ही क्लास में मिल जाएगा। तो शुरू करें बेटा आज की क्लास। तो चलिए बिना किसी देरी के बेटा आज की क्लास क्या करते हैं, शुरू करते हैं मैट्रिक्स चैप्टर का वन शॉट। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे बेटा कि मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स होती क्या है। अच्छा एक चीज बताओ, आप सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में आपका एक क्लासरूम होता है। क्लासरूम में क्या होता है, आपकी इस तरह से बेंचेस, आपकी इस तरह से बेंचेस वगैरह पड़ी होती हैं, कॉलम पड़ी होती हैं, तो उन सब से क्या होता है, आप सारे उसमें बैठते हो। मतलब कैसे बैठते हैं गुरुजी, मैं समझाता हूं। ये क्या समझा रहे हो गुरुजी, स्कूल का सीटिंग अरेंजमेंट आप हमें क्यों समझा रहे हो? आपको पता चलेगा कि आपके क्लासरूम के अंदर ही मैट्रिक्स है, आपको पता चलेगा कि आपके क्लासरूम के अंदर ही बेटा मैट्रिक्स है। मान के चलो ये आपका पूरा एक क्लासरूम है, ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये आपका सामने व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड है और बच्चे कुछ इस तरह से बैठते हैं। ये पहली रो होगी, यानी कुछ इस तरह से सीटें पड़ी होंगी, कुछ इस तरह से बेंचेस पड़ी होती हैं, यस और नो। मान लेते हैं, क्या जा रहा है मानने में। तो इस तरह से आपके स्कूल में क्या है, बेंचेस पड़ी हुई हैं। मेरा एक रसगुल्ला यहां बैठा है, एक रसगुल्ला यहां बैठा है, एक रसगुल्ली यहां बैठी है, कुछ इस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं, फिर यहां बैठा हुआ है, फिर यहां बैठा हुआ है, फिर यहां। यानी आपने देखा, आप इसी तरह से बैठते होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें आगे बैठना पसंद होगा, कुछ ऐसे होंगे जो बीच में बैठना पसंद करते होंगे, और कुछ मेरे फेवरेट होंगे बैक बेंचर, होंगे या नहीं होंगे। तो इस तरह से सारे बच्चे बैठते होंगे। तो आप एक चीज यहां ऑब्जर्व करो, आप बेटा यहां एक चीज ऑब्जर्व करो, कुछ बच्चे ये पहली रो में बैठे हैं। मैंने बोला क्या, कुछ बच्चे ये पहली रो में बैठे हैं, यानी इस तरह की, इस तरह से। कुछ बच्चे इस सेकंड रो में बैठे हैं, मैंने बोला इस सेकंड रो में बैठे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरीके से अगर इसको देखा जाए, तो कुछ बच्चे ये पहले कॉलम में भी तो बैठे हैं बेटा। मैं कहूं कुछ बच्चे अगर रो वन में है, अगर ये वाला बच्चा, ये वाला बच्चा, ये वाला लाडला, ये वाला रसगुल्ला अगर रो वन में है, तो कॉलम वन में भी है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनको बेटा क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है रो। और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कॉलम। तो रो और कॉलम समझ गए, रो और कॉलम समझ गए। और बच्चों को या चीजों को, एलिमेंट्स को, फंक्शंस को, नंबर्स को रो और कॉलम में अरेंज करके जो स्ट्रक्चर बनता है, उसी को बेटा कहा गया मैट्रिक्स। क्या कहा गया बेटा, उसी को कहा गया मैट्रिक्स। मतलब ऐसे करके समझो, मैंने क्या कहा, आपके सामने चार नंबर लिखे 1 2 3 4, और इनको ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करा, बंद कर दिया। तो इस तरह की जो आकृति है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है, इसको बेटा बोला गया मैट्रिक्स, या हिंदी में बोला गया इसको आव्यूह। समझ गए? तो मैट्रिक्स समझ में आई, होती क्या, मतलब इस तरह का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। क्या हो गया, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इन नंबर रेंज दो। अब उसके अंदर देखो, या तो यहाँ पे नंबर्स हो सकते हैं, यहाँ पे फंक्शंस हो सकते हैं,
यहाँ पे करेक्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, याद रखना मैट्रिक्स को हमेशा ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करा जाता है, डिनोट करा जाता है, लिखा जाता है। और डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई, हमेशा कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। तो समझ में आया मैट्रिक्स कैसी दिखती है, क्या होती है, समझ गए? तो एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन और अरे और सॉरी करेक्टर। एरे का मतलब होता है किसी चीज को रो और कॉलम में लिखना, किसी चीज को बेटा रो और कॉलम में लिखना। तो मैट्रिक्स समझ में आई। अच्छा, क्या सिर्फ मैट्रिक्स ऐसी ही दिखेगी? ऐसी भी तो हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? तो इस तरह की जो फॉर्मेशन है, इस तरह की जो चीजें हैं, इनको बेटा क्या बोला गया, आव्यूह बोला गया या फिर मैट्रिक्स बोला गया। चलिए आगे बढ़ते। अगला आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। गुरुजी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? गुरुजी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, समझो। मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी, मैंने बेटा आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी, सपोज ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। क्या ये मैट्रिक्स है? आप कहोगे हाँ मैट्रिक्स है। मैं पूछूं बेटा, मैं आपसे पूछूं अगर बेटा इसमें रो कितनी है, तो आप कहोगे गुरुजी दिस इज रो 1, दिस इज रो 2। कॉलम कितने हैं बेटा? दिस इज कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2 एंड दिस इज कॉलम नंबर 3। तो टोटल रो कितनी हुई? 2। टोटल कॉलम कितने हुए? 3। टोटल रो कितनी है? 2। टोटल कॉलम कितने हैं? 3। और रो मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, रो बाय कॉलम इज नोन एज द ऑर्डर। मतलब इसमें रो कितनी है बेटा? 2। कॉलम कितने हैं? 3। तो मैं बोलूंगा इसका जो ऑर्डर है वो है बेटा 2 क्रॉस 3 या 2 बाई 3। कोई भी बच्चा, कोई भी लाडला इसे मल्टीप्लाई नहीं बोलेगा। कोई ये नहीं बोलेगा 2 मल्टीप्लाई 3, भले ही मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है पर इसको बोलेंगे क्या? बाई या क्रॉस। Order of a matrix refers to its dimension defined by its number of rows and column and written as m cross n या m by n। मतलब रो को हमेशा m से डिनोट करते हैं, कॉलम को हमेशा बेटा n से डिनोट करते हैं। मतलब समझ गए, रो बाई कॉलम, या इन शॉर्ट अगर आपको याद रखना है, इन शॉर्ट अगर आपको याद रखना है तो रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम इज नोन एज द ऑर्डर। रो बाई कॉलम इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ये बताता है कि मैट्रिक्स में रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। समझ में आया? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बेटा ये बताता है कि उस मैट्रिक्स में रो कितनी है और कॉलम कितने। समझ गए? अच्छा, एक आध और बताओगे? मान के चलो मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी, मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? तो आप कहोगे गुरुजी इसका ऑर्डर होगा, इसमें रो कितनी है? रो 1 2 रो 3। मतलब टोटल रो कितनी हो गई बेटा? 3। कॉलम कितने हैं? आप कहोगे गुरुजी C1, दिस इज C2, C फॉर कॉलम, R फॉर रो। यानी कॉलम कितने हैं गुरुजी? कॉलम है गुरुजी 2। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 क्रॉस 2 या फिर 3/2। समझ गए? समझ गए? ऑर्डर समझ गए? अच्छा, जब ऑर्डर समझ गए तो अब मुझे ये बताओ इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स है। गुरुजी ये तो बहुत आसान सी चीज है, हम काउंट कर लेंगे। मैं कहूं बिल्कुल काउंट करना शुरू करो। तो मेरे कुछ लाडले इसमें काउंट करना शुरू करेंगे, कहेंगे गुरुजी 1 2 3 4 5 6। बच्चे कहेंगे गुरुजी इसमें 6 एलिमेंट है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात, शाबाश, बहुत ही सही आंसर है आपका, 6 एलिमेंट है। बिल्कुल सही बात। इसमें कितने हैं गुरुजी? 1 2 3 4 5 6। गुरुजी इसमें 6 एलिमेंट है। गुरुजी इसमें 6 एलिमेंट है या 6 एंट्री है। पर क्या सारी मैट्रिक्स में आप काउंट कर पाओगे? मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी जिसमें 100 रो है। कितनी है? 100, मतलब 100 रो है और 200 कॉलम है। अब मुझे काउंट करके दिखाओ, अब मुझे आप काउंट करके दिखाओ। देखो इतना टिपिकल टास्क हो जाएगा ये, बहुत ज्यादा आपको गधा मजदूरी करनी पड़ जाएगी इसमें। इसका मतलब कुछ और तरीका होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करने का। आप एक चीज बताओ, ये जो 6 आया, अगर ये 2 और 3 की मल्टीप्लाई करने पे नहीं है क्या? बताओ, ये 2 और 3 की मल्टीप्लाई करूं, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 करूं तो 6 आता है या ना? अरे गुरुजी बिल्कुल सही। इसका मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है वो रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करने पे आता है। रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करने पे आता है। वैसे भी समझो ना, एक रो में कितने एलिमेंट? 3।
तो टोटल रो कितनी है 2, तो 3 2 जा 6। समझ गए? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम, फिर जो नंबर आए रिजल्टेंट नंबर आए, पर जो रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो बाई कॉलम जो लिखा हुआ है वो बेटा उस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। तो तीन चीजें समझे, मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी किसी आव्यूह में कितने एलिमेंट्स हैं ये कैसे करके निकालते हैं। आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स, ये आपके सामने एक मैट्रिक्स है, आपको कुछ चीजें बतानी है। क्या क्या चीजें बतानी है गुरुजी? हम बताएंगे, आप पूछ रहे हैं तो हम बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले आपको बताना है ऑर्डर, फिर आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और फिर आपको कुछ एलिमेंट्स बताने हैं A13 A21 A33 A23। गुरुजी ये क्या है? कोई बात नहीं, अभी बताएंगे। पहले मुझे पहले दो क्वेश्चन का आंसर दो। पहले आप मुझे पहले दो क्वेश्चन का आंसर देखो। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो मुझे बताओ उसमें टोटल रो कितनी है? तो गुरुजी 1 2 3, तो टोटल रो है 3। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, दिस इज 4। और ऑर्डर हमेशा मैट्रिक्स के यहां पे लिखा जाता है। तो मैं कहूंगा बेटा इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 3/4 या 3x4। समझ गए? सेकंड इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप क्या करोगे, काउंट करना शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गुरुजी 12। मैं कहूंगा इतना काम क्यों कर रहे हो, सीधे 3 और 4 की मल्टीप्लाई करो, दैट इज 12। यानी इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, टोटल एलिमेंट्स हैं इसमें बेटा 12। 12 समझ गए? यानी इसमें 12 एलिमेंट। अब अच्छा ये क्या बला लिखी हुई है गुरुजी, A13 A21। देखो एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हम किसी मैट्रिक्स को लिखते हैं, जैसे मान के चलो मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, और मैं जो मैट्रिक्स लिख रहा हूं वो 3x3 की लिख रहा हूं। अब गुरुजी 3x3 का क्या मतलब है, 3x3 का बेटा मतलब है कि उसमें 3 रो होंगी, 3 कॉलम होंगे। तो मैं कह रहा हूं एक काम करो, आप इसको भी ए मान लो, इसको भी ए मान लो, इसको भी ए ए ए ए ए ए। सही है? पर यहां से आपको मैं पूछूं कि ये वाला एलिमेंट कौन सा है, आप कहोगे यानी सारे एलिमेंट सेम है। इनको अलग अलग इनकी पोजीशन डिसाइड करने के लिए हमने क्या करा, देखिए ये है रो 1, ये कौन सी है बेटा, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3, दिस इज कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2, दिस इज कॉलम नंबर 3। इन्हीं की हेल्प से हम इनकी बेटा नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, नंबरिंग। दिस इज रो 1 कॉलम 1, तो 1 1, रो 1 कॉलम 2, तो 1 2, पहले रो आता है फिर कॉलम, रो 1 कॉलम 3, तो 1 3। अब कौन सी रो स्टार्ट हो गई बेटा, सेकंड, तो सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड। तो ये जो चीज है ये इनकी पोजीशन बता रही हूं। अब यहां समझो, यहां इसने बोला बेटा A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यहां से A13 जो हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, डेट इज 1। A21 का क्या मतलब है बेटा, A21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, डेट इज 3। इसके बाद A34 बेटा क्या हो जाएगा, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, डेट इज 2। A23 का क्या मतलब है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, डेट इज 12। समझ गए? क्या सभी लाडलों को, क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और गिवन एलिमेंट्स A11 A12 A31 जो भी पूछे जैसी मैट्रिक्स को उसके हिसाब से कैसे करके निकालेंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहले क्या था कि मैट्रिक्स का ऑर्डर देखे, एलिमेंट्स पूछे। अगर मैं आपको एलिमेंट्स देके ऑर्डर पूछूं तो वही तरह का क्वेश्चन है। कैसे करके करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है PYQ में, एमपी बोर्ड में आया हुआ है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यानी किसी मैट्रिक्स के अंदर बेटा टोटल 24 एलिमेंट्स है, व्हाट आर इट्स पॉसिबल ऑर्डर्स, यानी इसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। कैसे करके करते हैं समझो, कैसे करके करते हैं समझो। देखो एक चीज समझो, जब आपके पास ऑर्डर गिवन होता है तब एलिमेंट कैसे करके निकालते हैं, उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके, यस और नो। यानी मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा हो, यस और नो। मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा हो। मतलब क्या मतलब है गुरुजी, ये मतलब है बेटा इसका, एलिमेंट्स कितने हैं 24। तो अगर मैं कहूं M फॉर रो N फॉर कॉलम, 24 में कौन से दो, यानी ऐसे दो नंबर कौन से हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 24 आए, तो पहला हो सकता है कि 1 की मल्टीप्लाई करूं 24 में,
तब भी तो गुरुजी 24 आता है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब इधर बढ़ाते जाओ, इधर कम करते जाओ, तो 2 × 12 दिस इज 24। क्या 3 से डिवाइड होता है 24? गुरुजी होता है। 3 8 जा 24, ये भी सही है। क्या 4 से होता है? गुरुजी होता है। 4 6 जा होता है, बिल्कुल सही। 4 6 जा 24। 5 से नहीं होता, पर 6 से दोबारा हो जाएगा, तो 6 4 जा 24। बेसिकली यहां से उल्टा होता जाता है। 8 3 जा 7 से नहीं होता, 24। इसके बाद 12 से हो जाएगा बेटा, 12 2 जा 24, एंड फाइनल हो जाएगा 24 1 जा 20। यानी ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, कौन से? ये वाले। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे बोलो? टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 8। और वो कौन कौन से होंगे? ये। यानी पहला ऑर्डर होता है 1 × 24, मतलब ऐसा मैट्रिक्स बना लो जिसमें एक रो हो, 24 कॉलम हो। दूसरा बना लो 2 रो ले लो, 12 कॉलम ले लो। समझ गए? समझ गए कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन? यानी जब भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दे और आपसे बेटा पूछे कि पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे, तो आप इस तरह से निकाल सकते। समझ गए? इसी का सेकंड पार्ट है कि अगर उसमें 13 एलिमेंट हो, यानी टोटल एलिमेंट्स अब कितने हो? 13 एलिमेंट्स हो। यानी अब जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 13 एलिमेंट। यानी मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 13 आए। तो देखो पहला क्या होगा, मैंने मान लिया m रो, दिस इज n। पहला 1 × 13, दिस इज 13। क्या और कोई नंबर है 1 और 13 के अलावा जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 13 आता है? नहीं है, क्योंकि बेटा 13 प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब इन दो के अलावा कोई और नंबर होंगे ही नहीं। वो बस इसका रिवर्स करके लिख दो, 13 × 1 दैट इज 13। यानी जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे इस बार 2 होंगे। जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे बेटा 2 होंगे, दैट इज 1 × 13, 13 × 1। यहां से कंसेप्ट निकला, इस क्वेश्चन की हेल्प से कंसेप्ट निकला कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स प्राइम है तो उसके हमेशा 2 पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, दैट इज 1 × दैट नंबर एंड दैट नंबर × 1। समझ गए? चलो, अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जल्दी से फटाफट से आंसर करेंगे। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हैविंग 3 रो एंड 2 कॉलम, यानी टोटल रो कितनी है? 2, मतलब ये वैल्यू किसकी है? m की। कॉलम कितने हैं? n। यानी m × n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3 × 2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलिए। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 × r, यानी पूछा है बेटा आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 4 × 5। अभी अभी आपको बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m × n है तो उसमें एलिमेंट क्या होंगे? जो उनकी मल्टीप्लाई करके वैल्यू आती है, यानी 4 × 5 बेटा, 4 × 5 दैट इज 20। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़े, चलो। अब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m × n, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? m × n, तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? m + n हो सकते हैं, mn हो सकते हैं, m-। अभी अभी बताया कि अगर m × n की मैट्रिक्स है, अगर m × n की मैट्रिक्स है तो बेटा जी उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? m × n, दैट इज mn एलिमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। काफी चीजें सीखे, मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हो तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। इतनी कहानी सीख गए? अगर इतनी कहानी सीख गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन। कैसे करके करेंगे, चलिए समझते हैं और करते हैं। यानी ये कह रहा है कि टोटल कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकती हैं जिनका ऑर्डर तो हो 3 × 3, जिनका ऑर्डर तो हो 3 × 3, और उनमें ईच एंट्री या तो 0 हो या 1 हो। देखो पहले मैं इसका समझाता हूं कंसेप्ट, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके डायरेक्ट ट्रिक। देखो कंसेप्ट क्या है इसका बेटा कंसेप्ट क्या है? आपको एक 3 × 3 की मैट्रिक्स चाहिए, तो आप क्या करो, एक 3 × 3 की मैट्रिक्स बना लो। 3 × 3 की एक क्या करो बेटा? मैट्रिक्स बना लो। तो एक पोजीशन ये होगी, दिस इज एक ये सेकंड रो का सेकंड, ऐसी थर्ड रो। यानी टोटल यही तो एंट्रीज हो सकती हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, यानी टोटल उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे। टोटल कितनी एंट्रीज आएंगी बेटा? 9 आएंगे। उसने बोला 3 × 3 की मैट्रिक्स ले लो, और एंट्री क्या क्या करानी, या तो 0 हो या 1 हो। यानी मुझे एक बात बताओ,
मुझे बेटा एक बात बताओ, ये जो पहली पोजीशन है ये यहाँ पे या तो 0 भर सकते हैं या 1 भर सकते हैं, मतलब टोटल चॉइसेस कितनी है 2, हाँ या ना। तो यानी पहले पोजीशन को भरने की चॉइसेस हैं 2। सिमिलरली इस पोजीशन को भरने की चॉइसेस कितनी है 2, इसको भरने की चॉइसेस कितनी है 2, और ऐसे करते 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 टोटल चॉइसेस टोटल प्लेसेस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इन सब की मल्टीप्लाई कर दो 9 टाइम्स। क्या मतलब 2 की मल्टीप्लाई 9 टाइम्स, दैट इज 2 की पावर 9, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 512, यानी टोटल मैट्रिक्स जो बनेंगी वो 512 हो सकती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। यानी हमने देखा कि हमारे पास चॉइसेस क्या क्या है, तो आपने बोला गुरुजी या तो 0 भरो या 1 भरो, मतलब टोटल चॉइसेस कितनी है 2, तो पहले पोजीशन को भरने के चॉइसेस 2, दूसरे को 2, तीसरे के 2, ऐसी करते करते टोटल चॉइसेस कितनी है 9, सॉरी टोटल प्लेसेस कितनी है 9, यानी 2 की पावर 9, 2 की पावर 9। यहां से कंसेप्ट निकला, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आए आप क्या करो, आप देखो कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, मतलब आप क्या क्या भर सकते हो, यानी ऑप्शन मतलब चॉइसेस क्या क्या है, CHOICHES चॉइसेस, और इसकी पावर कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसकी पावर कर दो बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो मेरे पास चॉइसेस थी 0 या 1, दैट इज 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में कितने आएंगे 3 3 जा 9, 2 की पावर 9, डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। समझ गए, जितनी चॉइसेस हैं यानी जितने ऑप्शंस हैं, जितना आप चीजें फिल कर सकते हैं, 0 1 मतलब 2 चॉइसेस, 0 1 2 मतलब 3 चॉइसेस, उसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, वहां से सीधे पॉसिबल मैट्रिक्स आ जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आता है पेपर में, समझ गए। तो पहले कंसेप्ट होता कैसे करके, डायरेक्ट ट्रिक। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 हुज aij इक्वल टू 2i प्लस 3j। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि अब आपको क्या करना, मैट्रिक्स बनानी है, आपको क्या करना है बेचा, मेरे बेचा आपको मैट्रिक्स बनानी है, यानी मैट्रिक्स बनानी है कि मैट्रिक्स में एलिमेंट कैसे दिखेंगे, कैसे करके बनाते हैं समझो। आपको मैट्रिक्स बनानी है 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की, तो मैंने क्या करा लेट ए इक्वल टू 3 क्रॉस 2, मतलब 3 रो है 2 कॉलम है, सॉरी 3 रोज 2 कॉलम, तो डेट इज A11 A12 A21 A22 A32 एंड A31 A32, 3 रो 2 कॉलम, सही लिखा है 3 रो 2 कॉलम, यही पॉसिबल ऑर्डर एलिमेंट्स होंगे A11 A12 A22 A21 A22 A31 A32। मुझे बस इनकी वैल्यू चाहिए, और ये वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास एक रिलेशन गिवन है। कौन सा रिलेशन गिवन है, आपका कोई रिलेशन गिवन नहीं है जो आप समझ रहे हैं। हमारे पास जो रिलेशन गिवन है वो ये वाला है, हमारे पास जो रिलेशन गिवन है वो ये वाला है, आई और जे की फॉर्म में। मतलब मेरे पास बेटा जो गिवन है वो है aij इक्वल टू 2i प्लस 3j। अगर मैं आपसे कहूं मुझे A11 की वैल्यू चाहिए, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बेटा i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1, बस यहाँ पुट करो, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, दैट इज 2 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 5। ऐसी आप A12 की वैल्यू निकालो, इसका मतलब i की वैल्यू कितनी है बेटा 1, j की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 8। अब आप A21 की वैल्यू निकालो, मतलब 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 4 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 7। ऐसे आप बेटा A22 की वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6, ये हो जाएगा आपका 10। हो गए 4। अब आप क्या निकालो, A31 की वैल्यू निकालो, तो A31 की वैल्यू निकालोगे तो i की वैल्यू कितनी है बेटा 3, j की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, दिस इज 6 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 9। समझ गए। देखिए पहला पोजीशन बताता है कि i की वैल्यू कितनी है, सेकंड पोजीशन बताता है कि j की वैल्यू कितनी है। i की वैल्यू 3 तो 2 इंटू 3, j की वैल्यू 1 तो 3 इंटू 1, 2 3 6 प्लस 3 9। लास्ट एलिमेंट निकालो 3 2, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 6 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू। सारे एलिमेंट्स की वैल्यू आ गई, सारे एलिमेंट्स की वैल्यू आ गई, तो आपका जो आंसर हो जाएगा
तो आपका जो आंसर हो जाएगा A इक्वल टू, देखिए A11 कितना आया बेटा 5, A12 8, अच्छा A21 7, A22 10, A31 9 और फाइनली वैल्यू है ये, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ गए? तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए कि आपको एक रिलेशन देके आई और जे में मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दो, तो सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स को लेट कर लो, डन। उसके बाद आई और जे की वैल्यू रखते जाओ, आपको उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यू मिलती जाएगी। डन 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 डन। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। आपने मैट्रिक्स सीख लिया, आपने ऑर्डर सीख लिया, आपने नंबर ऑफ एलिमेंट सीख लिया, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब हर चीज के क्या होते हैं टाइप, जैसे इंसानों के भी तो टाइप होते हैं, ऐसे ही मैट्रिक्स के भी टाइप हैं। हम उस पर डिस्कस अभी नहीं करेंगे। क्या क्या मैट्रिक्स के टाइप होते हैं। तो पहला जो टाइप है रो मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स के टाइप बहुत ही आसान है। मैट्रिक्स के टाइप बेटा बहुत ही आसान है। क्यों आसान है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके नाम में ही इनकी डेफिनेशन है। इनके नाम में ही, यानी इनका नाम ही बताता है कि मैं कौन हूं। रो मैट्रिक्स यानी पहला जो टाइप है बेटा वो कह रहा है मैं रो मैट्रिक्स हूं। अब रो मैट्रिक्स चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं रो हूं, मतलब इसमें ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। अब मुझे ये बताओ, मैंने जो मैट्रिक्स का ऑर्डर माना है वो माना है m क्रॉस n। मैंने जो मैट्रिक्स का ऑर्डर माना है वो माना है m क्रॉस n, जहां पे m क्या है बेटा रो और n क्या है नंबर ऑफ कॉलम। डन। तो अगर कोई मैट्रिक्स में सिर्फ वन रो है, यानी एक ही रो है, एक ही पंक्ति है, तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी होगी 1। m की वैल्यू कितनी होगी 1। एंड कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है, समझे। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको क्या बोला जाता है रो मैट्रिक्स। ऐसी डेफिनेशन कभी कभी एक नंबर में लिखने को पूछ लेता है कि डिफाइन रो मैट्रिक्स, डिफाइन कॉलम मैट्रिक्स। आप कैसे करके लिखोगे, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। एग्जांपल क्या होगा, मान लो मैंने करके लिखा इस तरह से 1 2 3। आप देखो एक रो है, आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल कितनी रो है बेटा 1 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है, यानी m की वैल्यू कितनी है 1। कॉलम मैट्रिक्स जस्ट अपोजिट, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ बेटा एक कॉलम होता है, यानी इस बार n की वैल्यू 1 होगी और m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल चाहिए अगर आपको, तो मान लिया b इक्वल टू दिस इज ABC। कितनी रो है 3 और कॉलम कितना है 1, 3 क्रॉस 1। समझ में आया। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो रो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो बेटा उसको क्या बोला जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। समझ गए यहां तक। क्या सारे लाडले मेरे शेर से नहीं समझ गए यहां तक, समझ गए तो आगे बढ़े अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप देखते हैं, अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नाम ही बताता है मैं कौन हूं। ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भाई मैं स्क्वायर हूं। स्क्वायर मतलब, अब अच्छा स्क्वायर क्या होता है, ज्योमेट्री में सबने स्क्वायर पढ़ा होगा, यानी इसकी लेंथ और विड्थ बराबर हो। अब मैट्रिक्स में भी लेंथ और विड्थ बनती है, मैट्रिक्स में भी बेटा लेंथ और विड्थ बनती है, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर, यानी ऐसी मैट्रिक्स बेटा जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, यानी m इक्वल टू n। हाँ या ना। अगर m और n, m बताता है नंबर ऑफ रोज, n बताता है नंबर ऑफ कॉलम, तो अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम किसी मैट्रिक्स के अगर बराबर हो जाएं तो मैं उस मैट्रिक्स को बोलूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी m इक्वल टू n। एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो जैसे सपोज 1 2 4 6, 2 क्रॉस 2, देखो m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2। और एग्जाम्पल चाहिए अगर आपको तो ये देखिए 3 क्रॉस 3। और एग्जाम्पल चाहिए अगर आपको c इक्वल टू बेटा मैंने कोई मैट्रिक्स मान लिया इसका ऑर्डर है 4 क्रॉस, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर किसी मैट्रिक्स में बराबर हैं बेटा तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मतलब ये वही मैट्रिक्स है जितना आप स्कोर करते हो, मजाक कर रहा हूं। जीरो मैट्रिक्स का मतलब है बेटा ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हों, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो अंडा हो, जीरो हो, आर्यभट्ट हो, यानी और इसको डिनोट करते हैं बेटा किससे जीरो से। किससे जीरो से, किससे डिनोट करते हैं जीरो से। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी जीरो, ये जीरो मैट्रिक्स है
और एक एग्जाम्पल लिखता हूं, सपोज 0 0, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। और एग्जाम्पल चाहिए आपको, लो 0 0 0 0 0 0, टोटल कितने जीरो, सब जीरो। इसका ऑर्डर कितना है बेटा, 1 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर कितना है बेटा, 2 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर कितना है बेटा, 3 क्रॉस 3। समझे? तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब है बेटा ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो। यानी अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट, सारे के सारी एंट्रीज अगर जीरो हैं, शून्य हैं, आर्यभट्ट हैं, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी बेटा, जीरो मैट्रिक्स। चले आगे बढ़े, चलिए अगला है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है समझो। देखो अभी अभी आपने क्या पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था। अभी अभी आपने क्या पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था। तो मैं आपके सामने एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहा हूं 2 क्रॉस 2 की, सही है। अच्छा, इसमें डायगोनल क्या होता है उस चीज को समझो। देखिए ये वाला जो होता है, एक तो डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है, पर हम इस मैट्रिक्स में सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल की बात करेंगे। गुरुजी प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है समझो। ये वाला जो डायगोनल है इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोला गया, इस डायगोनल को क्या बोला गया, प्रिंसिपल डायगोनल बोला गया। तो अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, मतलब अगर यहां पे कुछ है, सपोज यहां ए है, यहां बी है और बाकी सारे जीरो, तो ऐसी मैट्रिक्स को बेटा क्या बोला जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। नॉन डायगोनल मतलब डायगोनल वाली छोड़ दो, मतलब डायगोनल वाली छोड़ दो, दैट इज 1 2 3, बाकी सारा जीरो, बाकी सारा जीरो। दिस इज 3 क्रॉस 3। आप देख सकते हो ये सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, बाकी सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को डायगोनल एलिमेंट, एक नंबर में डेफिनेशन पूछी जाती है, समझ गए। अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बस इसी का भैया है, ये डायगोनल का भैया है। आप देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हो रहा था कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो थे, बस डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं, बस डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं, यहाँ 1 2 3। अगर ये डायगोनल के एलिमेंट्स बराबर हो जाए, मतलब क्या मतलब गुरुजी, मैं अगर कहूं बेटा अगर ये ए है तो अगर ये भी ए है, तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है स्केलर मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में थोड़ा सा चेंज कर दो, उसके एलिमेंट्स डायगोनल वाले अगर सारे सेम हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं, तो उस मैट्रिक्स को बोला जाएगा, उस मैट्रिक्स को बोला जाएगा बेटा, क्या बोला जाएगा बोलो, उस मैट्रिक्स को बोला जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। यहां 1 2 3 है तो कोई सा एक कर लो, दैट इज 3 3 3, बाकी सारे जीरो होने चाहिए। यानी यार डायगोनल मैट्रिक्स whose all elements are same equal is known as स्केलर मैट्रिक्स। समझ गए? यानी डायगोनल ने बोला कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स पे एलिमेंट हो, बाकी सारे जीरो, इक्वल हो या ना हो मुझे कोई मतलब नहीं। फिर आया स्केलर, स्केलर बोला डायगोनल में ही सारे इक्वल कर दो। अब आइडेंटिटी एक अनोखी खासियत है, पर ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होती है पूरे मैट्रिक्स में, डिटरमिनेंट में सबसे ज्यादा यूज होने वाली मैट्रिक्स। ये कहती है भाई आइडेंटिटी मतलब 1। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है बेटा, 1। आपकी एक आइडेंटिटी है या नहीं, वो आइडेंटिटी अलग। मैथ्स में आइडेंटिटी का मतलब होता है 1। मतलब यहां पे जो एलिमेंट इक्वल है ना वो 1 कर दो। क्या मतलब गुरुजी, गुरुजी ये मतलब कि अगर ये 1 ये भी 1, दिस इज 0 दिस इज 0, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। 3 ऑर्डर की चाहिए तो क्या करो, यहां सारे सेम तो हैं पर आइडेंटिटी कहता है मुझे 1 चाहिए, दैट इज 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ये जो मैट्रिक्स है इसको बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ गए यहां तक? अगर समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। दो मैट्रिक्स और हैं, स्पेशल टाइप्स हैं, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स एंड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में पूछा गया है, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी हमने जो पीछे पढ़ी थी, यानी किसी मैट्रिक्स का आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर किया मतलब 2 बार मल्टीप्लाई की, और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो उसको बोलेंगे इनवॉलेंट्री, सॉरी इनवॉलेंट्री। और अगर उसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वही मैट्रिक्स मिल जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है बेटा आइडेम्पोटेंट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ गए। अगर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ गए हो तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, द मैट्रिक्स 5। ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है मुझे बताओ। ये जो मैट्रिक्स है बेटा ये कैसी मैट्रिक्स है,
ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स ओनली, कॉलम मैट्रिक्स ओनली, स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, ऑल ऑफ दीज। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, बहुत ही ध्यान से अटेम्प्ट करना इस क्वेश्चन को। यानी एक मैट्रिक्स आपके सामने है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 5। तो पहले मुझे इसका ऑर्डर बताओ। इसका ऑर्डर है गुरुजी इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 1, हाँ या ना? यानी ये जो मैट्रिक्स 5 लिखी हुई है इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 1। अब आपको आसानी होगी, बताओ क्या ये रो मैट्रिक्स है, क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है ओनली, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ओनली, या चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दी। देखो ऑप्शन नंबर 1 को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। रो मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ एक रो, तो इसमें सिर्फ एक रो है तो यानी ये भी सही होगा। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ एक कॉलम, तो एक कॉलम है इसमें तो ये भी सही होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, एक रो एक कॉलम, तो ये भी सही होगा। मतलब तीनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स कब बराबर होंगी, यानी दो मैट्रिक्स कब बराबर होंगी। बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में समझो, दो मैट्रिक्स जब बराबर होंगी जब उनका ऑर्डर सेम हो, जब उनका ऑर्डर सेम हो। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। हालांकि आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में अगर इक्वल है और ए आई जे इक्वल टू बी आई जे। क्या मतलब ए आई जे इक्वल टू बी आई जे? एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड एक्स एंड वाई इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। देखिए इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। तो अगर किसी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है? यहां पे लिखा हुआ एलिमेंट यहां इसके बराबर, ये पोजीशन का एलिमेंट इसके बराबर, इस पोजीशन का एलिमेंट इसके बराबर, और ये पोजीशन का एलिमेंट इसके बराबर। यानी अगर करस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स दो मैट्रिक्स के आपस में बराबर हैं तो मैं कहूंगा दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। इसने ऑलरेडी बोल दिया कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो देखो 3 इज इक्वल टू 3, 5 इज इक्वल टू 5, डन। इसका मतलब बाकी के एलिमेंट को कंपेयर कर लो। तो 2x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 7, हाँ या ना? और y माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू 1, y माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू 1। आपके सामने दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लोगे, टू इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे। क्या करें, ऐसा करो पहली में से सेकंड माइनस कर दो, तो माइनस प्लस माइनस। तो देखिए y में से y गया कैंसिल आउट, 2x प्लस एक्स दिस इज 3 एंड 7 माइनस 1 दिस इज 6। तो ये यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2। x इक्वल टू 2 उठा के सपोज इस इक्वेशन में रखोगे तो ये हो जाएगा y माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से y इक्वल टू 2 प्लस 1 दिस इंप्लाई y इक्वल टू 3, डन। x इज इक्वल टू कितना आया बेटा 2 एंड y इक्वल टू 3। कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन? इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते हैं कि क्या करेगा, एक इक्वेशन सॉरी मैट्रिक्स देगा, इसमें x और y कोई भी वेरिएबल डाल देगा, सामने कंपेयर करा देगा, फिर कहेगा इनकी वैल्यू बताओ x और y, a और b की। समझ गए? समझ गए क्या? अगर समझ गए तो क्या आगे बढ़ सकते हैं? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, यानी अब हम मैट्रिक्स पे क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। वो वाले ऑपरेशन नहीं, चीर फाड़ नहीं करने वाले हैं हम। हालांकि मैथमेटिक्स में चीर फाड़ ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सारी चीजें मैथमेटिक्स में क्या कहलाती हैं बेटा, ऑपरेशन। यानी मैट्रिक्स को हम ऐड करें तो कैसे करके ऐड होंगी, सब्ट्रैक्ट करें तो कैसे करके ऐड होंगी, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कैसे करके ऐड होंगी, या फिर मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करें तो कैसे करके होंगी। इन चीजों को बेटा बोला जाता है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। क्या बोला जाता है बेटा, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। पहला ऑपरेशन है एडिशन, यानी दो मैट्रिक्स को कैसे करके ऐड करते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे करके डिफरेंस लेते हैं या फिर माइनस करते हैं। सिंपल सा फंडा याद रखो, दो मैट्रिक्स को ऐड करने का सिंपल सा फंडा याद रखो, जिस पोजीशन पे एलिमेंट है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से माइनस कर दो। मतलब क्या मतलब गुरुजी, क्या मतलब है गुरुजी, ए बी सी डी, इसमें ऐड करना है डी ई एफ जी। तो इनके करस्पॉन्डिंग यानी पहला एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। समझ गए? सेम माइनस करना है तो इसमें से ये माइनस होगा, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से। क्वेश्चन की हेल्प से समझिएगा आगे।
अगला है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी किसी मैट्रिक्स में एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करके मल्टीप्लाई करेंगे? जब भी किसी स्केलर, स्केलर का मतलब होता है नंबर से मल्टीप्लाई करना, यानी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो उसके सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दो, उसके सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज, अगर आपके सामने एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं 2a चाहिए। 2a का क्या मतलब है, मैं इस ए मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसका मतलब इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। बिल्कुल बात सही। तो अब इससे के अंदर कैसे करके मल्टीप्लाई होगी, इसके अंदर ऐसी करके मल्टीप्लाई होगी। आप इस 2 की मल्टीप्लाई ए में करो, डेट इज 2a, बी में भी कर दो 2b, सी में भी कर दो 2c, डी में भी कर दो 2d। यानी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी स्केलर से करने का मतलब है उसके सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना, याद रखना। यानी सारे एलिमेंट्स में क्या करना है, मल्टीप्लाई। आगे बढ़े, चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, आया है, आता है, इंपॉर्टेंट सवाल। एक मैट्रिक्स है जिसमें मल्टीप्लाई करी cos थीटा से, एक मैट्रिक्स है जिसमें मल्टीप्लाई करी sin थीटा से, फिर ऐड करना है। सारे क्वेश्चन इसी में सॉल्व हो जाएंगे। एडिशन कैसे करते हैं, स्केलर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, करें सॉल्व। चलिए बेटा शुरू करते हैं। देखिए cos थीटा से इस पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी, तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो चलो पहले मल्टीप्लाई करो। cos थीटा की cos थीटा में करेंगे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, ये cos थीटा sin थीटा, डन। इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, ये माइनस cos थीटा sin थीटा, और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। बीच में प्लस है तो अभी प्लस ही रहने दो। sin थीटा से करो तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, माइनस में साथ करोगे तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा sin थीटा, डन। यहां करेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, इसमें करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। चलो अब देखिए, ये हो गई स्केलर से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना सीखे। अब क्या करना है, प्लस। तो पहली पोजीशन का एलिमेंट पहली के साथ है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, डन। अच्छा, cos थीटा sin थीटा, और ये माइनस का है तो ऐड होगा तो माइनस का ही आ जाएगा, sin थीटा cos थीटा, डन। ये माइनस का cos थीटा sin थीटा, और ये प्लस का sin थीटा cos थीटा। आप मल्टीप्लाई करके cos थीटा sin थीटा आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, तो फाइनली आंसर आएगा आपका। देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में बेटा आता है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की, कौन सी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करके की जाएगी। यानी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के लिए क्या फंडा है, क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, कैसे करके गुरुजी करते हैं, कैसे करके संजू बाबा, यानी बाबा जी ये बताओ मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करके करते हैं। अब हम ये सीखेंगे। हमने एडिशन करना सीख लिया, हमने डिफरेंस लेना सीख लिया, हमने स्केलर से मल्टीप्लाई करना सीख लिया, बट मैट्रिक्स की आपस में कैसे करके मल्टीप्लाई करेंगे अब हम ये सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मान लो बेटा, मान लेते हैं, हम मैथमेटिक्स वाले हैं, वैसे भी मानने पे बहुत ज्यादा गौर करते हैं। मेरे पास ए मैट्रिक्स है और इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे बी से, डन। मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है बी से। ए का जो ऑर्डर है वो है एम क्रॉस एन, और इसका जो ऑर्डर है वो है पी क्रॉस क्यू। इनकी मल्टीप्लाई करके एक सी मैट्रिक्स आ रही है, उसका ऑर्डर बताओ और मल्टीप्लाई करने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है वो बताओ। देखो जब भी दो मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो तभी पॉसिबल है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ रो, यानी इसका बाद वाला इसका पहला वाला, अगर ये आपस में इक्वल है, दैट इज n इक्वल टू पी, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। यानी अगर n इक्वल टू पी है तभी मल्टीप्लाई होगी, और जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा m क्रॉस q। समझे? क्या दोबारा समझाऊं? देखो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जब ही होगी जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के अगर इक्वल है, दैट इज n इक्वल टू p, यानी इसका बाद वाला इसका पहला वाला, इन दोनों को आपस में, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और अगर पॉसिबल है तो जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, बाहर बाहर वाला, बाहर बाहर वाला, दैट इज m क्रॉस q, m क्रॉस q। इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया। समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स 2 3 -1, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2।
इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। तो पहले तो मुझे ये बताओ क्या इनकी मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है? आप कहोगे है, क्योंकि इसका बाद वाला इसका पहला पहला, यानी जो दोनों आपस में पास पास हैं। तो ये देखो 2 इक्वल टू 2 है, बिल्कुल है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 3। समझ में आया? समझ में आया? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि दो मल्टी मैट्रिक्स दे देगा, उनके ऑर्डर दे देगा, कहेगा इनकी मल्टीप्लाई करने पर फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ऐसे भी सवाल बनते हैं। यानी मुझे इनकी मल्टीप्लाई करके बताना है, दैट इज ए की मल्टीप्लाई बी से करनी है 2 3 -1 2, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है 1 -1 0 2 -3 5। अब मल्टीप्लाई कैसे करके करते हैं समझो। देखो मल्टीप्लाई बेटा जो होती है वो होती है रो बाई कॉलम। कैसे होती है? रो बाई कॉलम। क्या मतलब है? आप पहले पहली रो को उठाओ, इसकी पहली कॉलम से करो। तो देखिए अब पहली रो की मल्टीप्लाई पहली कॉलम से, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। समझ गए? अब पहले कॉलम से हो गई, अब सेकंड कॉलम से करो। तो 2 मल्टीप्लाई -1 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, सेकंड कॉलम से हो गई। अब करो आप बेटा थर्ड कॉलम से, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। डन यहां तक? अब देखिए यहां कॉलम खत्म हो गए, जैसे कॉलम खत्म हुए तो आप सेकंड रो उठा लो। अब आप सेकंड रो उठा लो, फर्स्ट कॉलम से करो। तो -1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। डन। सेकंड कॉलम उठा लो, -1 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -3 2 मल्टीप्लाई -3 -1 मल्टीप्लाई बाई 0 -1 मल्टीप्लाई बाई 0 2 मल्टीप्लाई बाई 5। डन यहां तक? चलिए बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 2 जा 6 -2 -9, ये हो जाएगा 0 प्लस 3 5 जा 15। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 माइनस का, ये हो जाएगा 0 प्लस 10। मेरा जो फाइनल आंसर आएगा बेटा देखिए 2 गो 6 8 -2 -9 -11 0 प्लस 15 दैट इज 15 -1 plus 4 this is 3 1 minus 6 this is -5 0 plus 10 this is 10। और इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। मैंने पहले ही बोला था इसका जो फाइनल ऑर्डर आएगा वो 2 क्रॉस 3 आएगा। तो क्या मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना सीखे बेटा? क्या मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना सीख गए मेरे लाडलो, मेरे लाडलो, मेरे लाडलियां? क्या मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना सीख गए? बोलो, समझ गए? चलो आगे बढ़ते। अब आपके सामने क्वेश्चन है एक एमसीक्यू। आपके पास दो मैट्रिक्स दी हुई हैं ए और बी। आपसे पूछा है क्या सिर्फ ए बी डिफाइंड है, मतलब ए पहले लिखा जाए बी बाद में, तो इसी की मल्टीप्लाई करना पॉसिबल, मतलब ए बी डिफाइन है या नहीं? क्या सिर्फ बी ए डिफाइंड है, या दोनों डिफाइन है, या कोई भी डिफाइन है? डिफाइन होने का मतलब ये है कि अगर मैं पहले ए लिखूं फिर बी लिखूं तो ऐसा मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है? क्या मैं पहले बी लिखूं फिर ए लिखूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मैंने कहा मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के लिए चीजें चेक करनी पड़ती हैं। क्या चेक करना पड़ता है गुरुजी? देखिए अगर मैं ए बी की मल्टीप्लाई करूं पहले, तो ए का ऑर्डर कितना है? ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। अगर मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा, बी का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई जब भी पॉसिबल है जब ये दोनों इक्वल हो, तो इक्वल है, इसका मतलब ए बी तो डिफाइंड है। अच्छा अगर बी की मल्टीप्लाई ए से करें, यानी बी पहले तो 3 क्रॉस 2, ए बाद में, ए बाद में मतलब 2 क्रॉस 3। तो आप देखो यहां भी ये 2 इक्वल टू 2, इसका मतलब ए या बी, ए की बी से मल्टीप्लाई करो या बी की ए से मल्टीप्लाई करो, यहां पे ये चीज पॉसिबल है। तो ये बात कहना सही है ए बी डिफाइन है, और ये बात भी कहना सही है कि बी ए डिफाइन है। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ए बी भी डिफाइंड है एंड बी ए भी डिफाइंड। समझ गए? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। If a equal to 2 0 0 0 2 0 0 0 2 then a raised to the power 5 is equal to 5a 10a 16a 30। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। चलिए शुरू करते हैं, कैसे करके करेंगे समझते हैं इस चीज को। ठीक है, समझते हैं इस चीज को। चलिए देखिए मेरे पास ये मैट्रिक्स है ए, इसमें एंट्री है 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2। देखिए ए गिवन है, ए की पावर 5 निकालें, तो पहले मैं ए स्क्वायर निकालता हूं। ए स्क्वायर का मतलब ए की ही दो बार मल्टीप्लाई, तो 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2। चलिए मल्टीप्लाई करके करेंगे तो क्या आंसर आएगा। देखिए पहली रो की पहली कॉलम से, तो 2 2 जा 4
और बाकी सारी देखो 0 0 0। अब पहली रो की सेकंड से तो देखिए सब में 0 बन जाएगा, बट 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, सॉरी 2 की मल्टीप्लाई होगी 0 0 0, यानी दिस इज 0। इससे करोगे तो ये भी 0। अब देखिए इससे करिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 2 2 जा 4, बाकी सब 0। सिमिलरली बाकी सब 0, ऐसी मल्टीप्लाई करोगे 0 एंड दिस इज 4। यानी जब ए स्क्वायर करा तो जो जो एंटी डायगोनल पे है, ये मैट्रिक्स कैसी है, स्केलर मैट्रिक्स, जो एंटी डायगोनल पे है उनका स्क्वायर हो गया, उनका 2 टाइम्स हो गया। अगर मैं इस मैट्रिक्स में से 2 कॉमन ले लूं, अगर मैं इस मैट्रिक्स में से 2 कॉमन ले लूं तो अंदर कितना बचेगा, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, हाँ या ना? ऐसा लिख सकता हूं मैं। मैंने क्या करा, इस पूरी मैट्रिक्स में से 2 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, 0 में से कॉमन यानी डिवाइड करने पे 0 ही रहेगा वो। डन। अच्छा, तो क्या इसको लिखा जा सकता है 2 टाइम्स ए, हाँ या ना? यानी जब ए स्क्वायर करा तो ये आया 2 की पावर 1 टाइम्स ए। अब आप निकालो ए क्यूब। ए क्यूब का क्या मतलब है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू है ये, डेट इज 4 0 0 0 4 0 0 0 4। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, ए से, डेट इज 0 सॉरी 2 0 0 0 2 0 0 0 2। चलिए मल्टीप्लाई करिए। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखा देखो 4 2 जा 8, बाकी सारे एलिमेंट 0। अब ऐसे इसकी से करेंगे तो ये बीच वाला एलिमेंट 8, बाकी सारे 0। अब मैं कह रहा हूं आप यहां से फिर से क्या करो, ये 8 है, 4 कॉमन ले लो। 4 कॉमन मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जब मैं 4 कॉमन लूंगा तो यहाँ 2 बचेगा, तभी मैं ए मैट्रिक्स पे पहुंच सकता हूं। तो अगर मैं यहां से इस बार 4 कॉमन लूं तो ये बचेगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। और क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं, बोलो 2 की पावर 2 टाइम्स ए। यानी मैंने क्या करा, इसमें से 4 कॉमन निकाला तो 2 बचेगा, 2 0 0 0 2 0 0, इसकी जगह ए लिख दूंगा। और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर। एक पैटर्न समझ में आ रहा है क्या आपको? क्या किसी बच्चे ने, किसी लाडले ने यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व किया? देखो क्या पैटर्न है, समझने की कोशिश करो। देखिए जब यहाँ ए की पावर 2 है तो यहाँ 2 की पावर 1 है, यानी एक पावर कम हो गई। जब यहाँ मैंने ए क्यूब निकाला तो यहाँ 2 की पावर 2 है, यानी अगर क्यूब है तो 2 की पावर 2, दैट इज 3 - 1। यानी जितनी पावर कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे 2 की पावर उससे एक कम आ रही। अब मुझे बताओ, मुझे चाहिए ए की पावर 5, तो ये आएगी 2 की पावर 5 - 1 टाइम्स ए, दैट इज 2 की पावर 4 टाइम्स ए। और 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 टाइम्स ए। समझ गए? तो इसका सी ऑप्शन दैट इज 16A करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। समझ गए? आगे बढ़े। पैटर्न समझना है, पैटर्न समझना है, क्योंकि मुझे एक ही फॉर्म में आंसर चाहिए, एक ही फॉर्म में आंसर चाहिए। तो मैंने इसी तरह से आंसर को इवैल्यूएट किया। चलें आगे, बढ़े आगे, चलिए। अच्छा, कुछ नोट है कि क्या मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें तो कम्यूटेटिव होती है नहीं। गुरुजी कम्यूटेटिव का क्या मतलब? देखो कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है, अगर मैं आपसे कहूं 2 × 3 या 3 × 2, तो गुरुजी कहोगे ये भी 6 है, ये भी 6 है। यानी नंबर्स का प्लेस या ऑर्डर चेंज करने पे अगर उनमें कोई फर्क नहीं आ रहा तो मैं कहूंगा वो चीज कम्यूटेटिव है। यानी मैट्रिक्स सॉरी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। 2 × 3 या इसको यहां कर दो, इसको यहां कर दो, तो ये चीज कम्यूटेटिव है। दिस इज इक्वल। तो क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है? यानी ए की मल्टीप्लाई बी से करो या बी की मल्टीप्लाई ए से करो, तो क्या ये चीज बराबर आएगी? नहीं आएगी। इन जनरल ये चीज कम्यूटेटिव नहीं होती है। क्या मतलब? दैट इज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इन जनरल ये चीज कम्यूटेटिव नहीं होती है। आप ये डायरेक्टली नहीं कह सकते हर मैट्रिक्स के लिए कि ए की पहले बी से मल्टीप्लाई करो या बी को पहले रखो फिर ए से मल्टीप्लाई करो तो सेम आए, नहीं जरूरी है। बट कुछ मैट्रिक्स के केस में ऐसा होता है और ये चीज आपके पेपर में पूछी गई है। क्या होता है समझो। अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स ले लूं, अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स ले लूं सेम ऑर्डर की, तो वो मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होगा। यानी उस केस में बेटा ए बी बी ए के बराबर होगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे ही सिर्फ एलिमेंट्स हो। इसमें कौन कौन सी आ सकती हैं? स्केलर मैट्रिक्स भी आती है, इसमें आइडेंटिटी भी आती है। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स या फिर
डायगोनल मैट्रिक्स इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी बराबर बी ए आएगा, बाकी केस में ए बी बराबर बी ए नहीं आएगा। समझ गए? याद रखना दोनों पॉइंट, डायगोनल के केस में या स्केलर के केस में, आइडेंटिटी के केस में कम्यूटेटिव होगा और यहां कम्यूटेटिव नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या है ट्रांसपोज? देसी भाषा में समझो, आसान सी भाषा में समझो। देखो अभी तक क्या था, ये रो थी, सेकंड रो, थर्ड रो, ये कॉलम है। मैं क्या कर रहा हूं, जो रो में बैठे हुए बच्चे हैं उनको कह दे रहा हूं भाई तुम पहले कॉलम में बैठो। यानी मैं क्लास में कहा गया और मैंने कहा आज का क्लास अरेंजमेंट यानी सीटिंग अरेंजमेंट मैं चेंज करता हूं, मैं चेंज करता हूं। जो बच्चे पहली रो में बैठे हैं मैं उनको पहले कॉलम में बैठा लूंगा, जो बच्चे सेकंड रो में बैठे हैं मैं उनको सेकंड कॉलम में बैठा लूंगा, जो बच्चे थर्ड रो में बैठे हैं उनको थर्ड कॉलम में बैठा लूंगा, जो फोर्थ रो में है उनको फोर्थ कॉलम में। यानी जो बच्चे हॉरिजॉन्टल है उनको वर्टिकल, यानी रो और कॉलम को अगर मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या मतलब? एक एग्जांपल से समझो। अच्छा पहले हाँ सारी चीज देख लेते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा? ए डैश या ए टी से, टी फॉर ट्रांसपोज। यानी कहीं कहीं आपको ए डैश लिखा हुआ मिल सकता है, या कहीं कहीं आपको ए टी भी लिखा हुआ मिल सकता है, या कहीं कहीं आपको ए स्मॉल टी भी लिखा हुआ मिल सकता है। यानी इंटरचेंज ऑफ रोज ऑन कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज नोन एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? कि ए डैश का डैश मतलब दो बार ट्रांसपोज करो, दो बार ट्रांसपोज करोगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला रूल, ए बी डैश का डैश, ए बी डैश का डैश क्या इक्वल होता है? ए बी डैश का डैश इक्वल होता है बी डैश ए डैश, ए बी डैश का डैश इक्वल होता है बेटा बी डैश ए डैश। इसके अलावा अगर प्लस करोगे तो अलग अलग हो जाएगा, अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो स्केलर बाहर आ जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको वेरीफाई करना है कि ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश होता है। यानी आपको ये प्रॉपर्टी तो पता है कि ए बी की मल्टीप्लाई करो उसका डैश लो, या फिर बी डैश लो फिर ए डैश से मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों चीजें बराबर हैं, पर आपको वेरीफाई करना है। दो मैट्रिक्स हैं तो पहले मैं क्या करता हूं, मुझे ये वेरीफाई करना है तो मैं लेता हूं एलएचएस। एलएचएस में मुझे ए बी का डैश निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले ए बी निकाल रहा हूं, यानी ए की बी से मल्टीप्लाई। ए मैट्रिक्स है 0 1 2, इसकी मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी है? 1 5 7, 1 5 7। ठीक है, ये किसका, इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 3, 1 और 1 इक्वल है, फाइनल मैट्रिक्स आएगी बेटा 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, देखिए रो बाई कॉलम तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 5 0, दिस इज 0। सेकेंड रो उठाओ, इसकी मल्टीप्लाई करो तो 1 5 7। थर्ड रो उठाओ, इन सब कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ये जो आया ये आया बेटा ए बी। मुझे चाहिए ए बी का डैश, तो ए बी का डैश का क्या मतलब? इसका ट्रांसपोज। तो पहली रो को पहला कॉलम बना दो, डेट इज 0 0 0। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो 1 5 7। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, डेट इज 2 10 14। ये आ गई एलएचएस की वैल्यू। अब आप निकालो आरएचएस की वैल्यू। आरएचएस की वैल्यू तो देखिए आरएचएस में बी डैश निकालना है, ए डैश निकालना है, तो मुझे बताओ बी डैश क्या होगा? मतलब बी का ट्रांसपोज, एक रो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 1 5 7, 1 5 7। ए डैश क्या होगा बेटा? एक कॉलम है रो में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट इज 0 1 2। अब इनकी मल्टीप्लाई कराओ, तो मुझे मल्टीप्लाई करानी है बी डैश ए डैश, तो बी पहले आएगा 1 5 7, ये बाद में आएगा 0 1 2। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की आएगी। 1 से मल्टीप्लाई करनी है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 1 2, सॉरी गलती लिख दिया कुछ, ये 0 आएगा क्योंकि 1 की 0 में करोगे 0 1 डन। अब 5 से करोगे तो 0, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। 7 से करोगे 0, 7 बन जा 7 2 जा 14। अब आप देखो ये बी डैश ए डैश की वैल्यू है, ये ए बी डैश, क्या आपस में चीजें बराबर है? 0 1 2 0 1 2 0 5 10 0 5 10 0 7 14 0 17। हैंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। सही है, यही चीज तो वेरीफाई करनी थी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैंने कह दिया ये दोनों आपस में बराबर हैं। पहले मैंने एलएचएस की वैल्यू निकाली, फिर मैंने आरएचएस की वैल्यू लिखाई और वो दोनों चीजें आपस में बराबर आ रही हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। अच्छा ये अलग से एक पॉइंट है, किसी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल कहा जाएगा अगर ए इंटू ए डैश करें या फिर ए डैश इंटू ए करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। यानी किसी मैट्रिक्स, ये एक तरह की अलग मैट्रिक्स हो गई,
अगर मैं पूछूं कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है अगर उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें या ट्रांसपोज की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, यानी a इंटू ए डैश बराबर a डैश इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो बेटा मेरे बेचा उस मैट्रिक्स को बोला जाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। डन। तो अब आपके सामने सवाल दे दिया, प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल। तो अगर ये ए ऑर्थोगोनल है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका ए पार्ट मैं करा रहा हूं, ये पार्ट आप करोगे। देखो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ए की ए डैश से मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले आप ए डैश निकालो। गुरुजी ए डैश निकालो मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो बेटा। देखो पहली रो को पहले कॉलम में, तो ये कॉज अल्फा ये साइन अल्फा नीचे आ जाएगा। डन। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, तो ये माइनस साइन अल्फा ऊपर पहुंच जाएगा और ये कॉज अल्फा ये आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई किसकी करनी है, पहले ए फिर ए डैश, तो पहले ए फिर ए डैश, तो पहले ए को लिखो। ए को लिखेंगे पहले तो कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई करनी है बेटा ए डैश से। अब ए डैश मैं निकाल चुका हूं, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉज अल्फा। वैसे इस तरह का एक सवाल हमने करा था अगर आपको याद हो। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई आपको करके दिखाऊंगा। कॉज की कॉज में करेंगे कॉज स्क्वायर अल्फा, तो मैं सीधे लिख रहा हूं कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन की इसमें करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा। डन। अब देखो कॉज की इसमें करेंगे तो माइनस का बनेगा, इसकी साइन की कॉज में करेंगे तो प्लस का बनेगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये आएगा बेटा जी जीरो। माइनस साइन की कॉज में करेंगे माइनस का बनेगा, कॉज की साइन में करेंगे प्लस का बनेगा, दोनों आपस में कटेंगे जीरो बनेगा कट पिट के। कॉज की इसमें करेंगे, अच्छा सॉरी, माइनस साइन की माइनस साइन में साइन स्क्वायर अल्फा, कॉज की कॉज में कॉज स्क्वायर अल्फा। सही है यहां तक। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा ये होता है 1 और ये होता है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैंने a इंटू ए डैश निकाला जो कि i के इक्वल आया, ये चीज i के इक्वल है। अब आप ये चीज निकालना, यानी a इंटू ए डैश इक्वल टू आई, ये चीज आप बेटा होमवर्क में प्रूफ कर लेना, ठीक है, वो भी i के इक्वल ही आएगी। उसके बाद आप कह सकते हो कि जो ई मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनल है। समझ गए? आसान सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब है। देखिए कोई भी मैट्रिक्स बेटा सिमेट्रिक जब होती है कि अगर उसका ट्रांसपोज लेने पे वही मैट्रिक्स मिल जाए, यानी अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक, अ मैट्रिक इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ। मतलब किसी मैट्रिक्स का डैश निकालो और वही मैट्रिक्स मिल जाए तो सिमेट्रिक, और अगर उसका ट्रांसपोज लेने पे माइनस ए मिले तो इसकी सिमेट्रिक। आगे पढ़ेंगे सिमेट्रिक की डेफिनेशन समझे कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसको सिमेट्रिक जब कहा जाएगा जब ए डैश का डैश ए के इक्वल है, ए डैश का डैश ए के इक्वल है। एग्जांपल से समझिए आप कैसे। शो दैट द मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक, आपको ये दिखाना है कि इसका डैश सॉरी ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो अगर इसका डैश यानी अगर इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाए तो ये सिमेट्रिक है। पहले मैं प्रूफ बताता हूं कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, फिर डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा। चलिए सॉल्यूशन, आपके पास ए मैट्रिक्स ये है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। आप इसका डैश निकालो तो ए डैश इक्वल टू क्या, पहली रो उठाओ पहले कॉलम में लिख दो तो 1 -1 5, सेकंड रो उठाओ सेकंड कॉलम में लिख दो -1 2 1, थर्ड रो उठाओ थर्ड कॉलम में लिख दो 5 1 3। और ये मैट्रिक्स तो वही मैट्रिक्स है 1 -1 5 -1 2 1 1 5 1 3, दिस इज इक्वल टू ए। सिंस a dash equal to a, this imply a is symmetric, this imply बेटा a is symmetric। और यही बात तो प्रूफ करनी थी, यही बात तो प्रूफ करनी थी। अब इसका समझो शॉर्टकट तरीका, डायरेक्ट तरीका। आप थोड़ी देर के लिए जब भी आपको कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक प्रूफ करनी, ये आइडिया एमसीक्यू के लिए बहुत सही रहेगा, यानी जब भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रूफ करने हो या देखना हो शॉर्टकट तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। आप क्या करो, इस प्रिंसिपल डायगोनल को थोड़ी देर के लिए मान लो ये शीशा है, अब इसके सामने यानी ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। देखिए -1 इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके अगर ऐसा है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स, अदरवाइज हमें नहीं पता। अगर इक्वल है यानी इसको मान लो शीशा है,
तो जो चीज इधर है जितनी डिस्टेंस पे वही चीज इधर होनी चाहिए, डिस्टेंस इतनी सेम डिस्टेंस पे। तो -1 यहाँ है तो -1 यहाँ है, सही है। 5 यहाँ है 5 यहाँ है, सही है। 1 यहाँ है 1 यहाँ है, सही। अगर ऐसा है तो वो सिमेट्रिक है, अदरवाइज हमें नहीं पता, मेनू नहीं पता। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, इसने बोला कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तब आपको बेटा a प्लस बी की वैल्यू बतानी। अब देखो ये एमसीक्यू है, मैं क्यों लॉन्ग मेथड पे जाऊं, मैं शॉर्टकट से जाऊंगा। क्या शॉर्टकट बताया गुरुजी ने? गुरुजी ने शॉर्टकट बताया कि इसको मान लो शीशा, मिरर, तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी -4 यहां है तो यहां भी -4 होना चाहिए था, यानी 2a इक्वल टू -4 होना चाहिए था। समझ गए? समझ गए? यानी यहाँ -4 नहीं है बट 2a है, पर होना तो -4 चाहिए था ना, तो 2a इक्वल टू -4, यहाँ -5 तो यहाँ -4, ये चीज बिल्कुल सही है। ये b है ये 3 है, यानी ये आपस में इक्वल होने चाहिए थे। यहाँ से b इक्वल टू तो सीधे सीधे आ गया 3, और इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा a इक्वल टू -2। मेरे से वैल्यू पूछी बेटा a प्लस बी की, तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा -2 + 3, दिस इज 1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। है ना है ना बढ़िया चीज, है ना बढ़िया चीज। बस सिंपल ऑब्जर्वेशन है, बस सिंपल ऑब्जर्वेशन है। अगर प्रूफ करने को कहे तो डायरेक्ट डैश निकालो, फिर सारी चीजें चेक करो। अगर सीधे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पे अटेम्प्ट करना है तो फिर डायरेक्ट टिक मारो। चलिए अब है स्क्यू सिमेट्रिक। तो अभी पहले ही बताया था किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक जब कहा जाएगा जब उसका डैश -a के इक्वल है, यानी बस माइनस बाहर निकालना होगा, बस माइनस बाहर निकालना है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, तो क्या करें, इसका डैश लो, तो पहली रो को पहला कॉलम बनाओ 0 1 -1, सेकंड रो -1 0 1, थर्ड रो 1 -1 0। अब इसमें से क्या करो, माइनस को निकालो बाहर। तो जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो देखिए 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 ये -1, -1 0, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज -1, दिस इज 0। मुझे ये बताओ क्या ये मैट्रिक्स भाई ए मैट्रिक्स नहीं है? बिल्कुल है गुरुजी। a डैश इक्वल टू -a, a डैश इक्वल टू -a, दिस इंप्लाई A is skew symmetric। इसका मतलब है जो A मैट्रिक है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। गुरुजी आपने पिछले वाले में ट्रिक बताई कि यहां भी कोई ऐसी ट्रिक है? मैं कहूंगा बिल्कुल है। बाबा जी के पास सब बीमारियों का इलाज है, तो इसमें भी क्या ट्रिक है गुरुजी? बिल्कुल सेम वही ट्रिक है। इसको मान के चलो शीशा। अच्छा हाँ, एक चीज और, स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। पहली बात तो ये कैसे होते हैं अभी बात कर लेंगे, हालांकि आप याद रखो स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ये मिरर है, अगर ये मिरर है तो इसके सामने एलिमेंट ये, इसके सामने बनेगा ये -1 है ये 1 है, यानी इसके सामने ये इसके सामने, यानी ये अगर 1 है तो ये -1 होगा, ये -1 है तो ये +1 होगा, ये 1 है तो ये -1 है। इसका मतलब सिंपल सा ये है, अगर ये मिरर है तो अगर यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस होगा, यानी जिस साइन का यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ 1 है तो यहाँ -1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है, और इसके साथ साथ डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए 0, यानी ये इसकी नेगेटिव इमेज होनी चाहिए। जैसे -1 तो इसकी नेगेटिव इमेज माइनस के साथ लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये यहाँ -1 तो इधर +1। समझ में आया? इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन है, अगर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो आपको वैल्यू बतानी है x इंटू बाई इंटू जेड की। कैसे करके करेंगे, ऑब्जेक्टिव है तो सीधे अटेम्प्ट मारेंगे। देखिए पहली चीज, ये कंडीशन पहली कंडीशन से सॉल्व हो जाएगा कि अगर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है इसका मतलब उसके डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, हाँ या ना? अगर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। इसका मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये 0 होने चाहिए, मतलब 2x - 1 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात। 3y - 2 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात। एंड 4 टाइम्स z - 3 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात। यहां से x इक्वल टू आ जाएगा 1/2, यहां से y इक्वल टू आ जाएगा 2/3, यहां से z इक्वल टू आ जाएगा बेटा 3/4। मुझे चाहिए x इंटू बाई इंटू जेड, तो x इंटू बाई इंटू जेड सबकी मल्टीप्लाई करो, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, आंसर आया 1/4। कौन सा ऑप्शन सही है बोलो? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। इफ ए aij is a skew symmetric matrix of order n, then इसी बात को अभी हमने बोला भी था कि अगर आपके सामने एक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये कैसी मैट्रिक्स है बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक्स है, तब ऐसा क्या होगा, यानी aij इक्वल टू 1/aj,
ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई एन जे, ये जो सिंबल होता है ना बेटा, ये फॉर ऑल आई मतलब सारे आई और जे के लिए, और ए आई जे इक्वल टू 0 फिर आई इक्वल टू जे। अब देखिए आई इक्वल टू जे का क्या मतलब है, अगर मैंने मैट्रिक्स लिखी A11 और दिस इज A22, आई इक्वल टू जे का मतलब है डायगोनल एलिमेंट्स। देखिए आई इक्वल टू जे इक्वल टू 1, आई इक्वल टू जे इक्वल टू 2, यानी आई इक्वल टू जे का मतलब हमेशा होता है डायगोनल एलिमेंट। और अभी अभी मैंने बताया अगर बेटा वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0, यानी ए आई जे इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझे, आगे बढ़ते हैं। अगला है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है। देखिए ट्रेस का सिंपल सा मतलब है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यानी किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करने पे जो सम आएगा उसको क्या कहा जाता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल इज नोन एज द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। समझ गए, यानी कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसकी प्रिंसिपल डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट है सबको ऐड कर दो, जितने भी एलिमेंट्स है सबको क्या करो, ऐड कर दो, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है बेटा, सॉरी इस चीज को क्या बोला जाता है, ट्रेस। मैं कहूं आपके सामने ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 6 7 9 0 5, मुझे बताओ ट्रेस ऑफ ए क्या हुआ। ट्रेस ऑफ ए को शॉर्ट में टीआर भी लिखते हैं। तो ट्रेस ऑफ और का ए का क्या मतलब है, डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करना है, दैट इज 1 प्लस 6 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 12, यानी इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा वो कितना है 12। अब मुझे ये बताओ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, सोचो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए अभी अभी बताया कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमेशा 0। अब 0 प्लस 0 प्लस 0 0, इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस हमेशा 0 होता है। ठीक है, चलिए अब एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, आपके सामने कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा, उसको आप सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे करके लिखते हैं समझिए, मान के चलो आपके सामने एक मैट्रिक्स है ए, आप उसको P प्लस क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां P की वैल्यू होती है A प्लस ए डैश बाई टू, क्यू की वैल्यू होती है A माइनस ए डैश बाई टू, और इसके साथ ये जो मैट्रिक्स है ये हमेशा सिमेट्रिक होती है, ये हमेशा सिमेट्रिक होती है, और ये जो मैट्रिक्स है ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होती है। यानी ए मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकता हूं। वो सिमेट्रिक मैट्रिक कैसे करके बनेगी, 1/2 ए प्लस ए डैश, स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी होगी 1/2 ए माइनस ए डैश। एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। आपको क्या करना है, ये मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो मैंने मान लिया लेट ए इक्वल टू 3 5 1 -1, उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे ए डैश, तो इसका ए डैश क्या होगा, पहली रो को पहला कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, डन। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको निकालना है पी। पी मतलब, पी का क्या मतलब था, याद कर लो 1/2 ए प्लस ए डैश, 1/2 ए प्लस ए डैश, ए की जगह पे कौन सी मैट्रिक्स है 3 5 1 -1, प्लस ए डैश पे कौन सी मैट्रिक्स है 3 5 1 -1। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, और ये 1/2 भी बाहर ही चलेगा, ध्यान रखना। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 दिस इज -2। देखिए 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 6। अब इस 2 से क्या करो, ये नीचे 1/2 है तो 2 से क्या करो, सब में डिवाइड कर दो, तो 2 3 जा 2 3 जा 2 3 जा एंड दिस इज -1, यानी ये जो मैट्रिक्स आई ये आई आपकी P, ये आई आपकी P। अच्छा अब आप निकालिए बेटा Q, अब आप निकालिए बेटा Q, Q क्या मतलब 1/2 a माइनस ए डैश, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 a का मतलब 3 5 1 -1, इसमें से क्या माइनस करना है, इसका डैश, तो 3 5 1
-1। चलिए माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा 1/2। देखिए 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4 एंड -1 देखिए -1 तो ये हो जाएगा -1 + 1 दैट इज 0, यानी ये जो वैल्यू आएगी हो जाएगी 0। 2 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो देखिए 0 2 -2 0, ये जो मैट्रिक्स है बेटा ये है Q। ये जो मैट्रिक्स है ये है Q। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। आप खुद देखो, इसको मान लो मिरर, तो ये दोनों एलिमेंट्स आपस में बराबर हैं। आप चाहो तो इसके नीचे दिखा भी सकते हो इसका डैश लेके कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है। क्या ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। डायगोनल एलिमेंट्स 0 और ये इसका नेगेशन 2 का -2 या -2 का नेगेशन 2। ये स्क्यू सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक। अब क्या करना है, बस छोटा सा काम, एक लास्ट स्टेप। अब आप क्या करोगे फाइनल में, A = P + Q, क्या ऐसा है? आप चेक करो, देखो P की जगह लिखो, P की जगह लिखो 3 3 3 -1, Q की जगह क्या मैट्रिक्स आई है 0 2 -2 0, दोनों को ऐड करके देखो 3 + 0 3 3 + 2 5 3 -2 1 1 -1 0, और यही तो A है और आपका आंसर भी वेरीफाइड हो गया 3 5 1 -1। समझ गए? तो बेसिकली इसमें 3 स्टेप में ये आंसर आता है। अच्छा सवाल है, हमेशा पेपर में पूछा ही जाता है, या तो 2x2 का पूछेगा या 3x3 का पूछेगा। सबसे पहले पी मैट्रिक्स, सबसे पहले डैश निकालो, फिर पी मैट्रिक्स निकालो, उसको दिखाओ वो सिमेट्रिक है। क्यू मैट्रिक्स निकालो, उसको क्यू का फॉर्मूला याद रखो, पी का याद रखो कि P = 1/2 A + A डैश, क्यू का याद रखो 1/2 A - A डैश। डन। फिर दोनों का सम करके दिखा दो, वेरीफाई भी कर सकते हो, वो आंसर A के इक्वल आएगा। अच्छा सवाल है, हमेशा पेपर में आता ही है। चलिए अब आपके सामने है A = cos अल्फा - sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा A + A डैश = I, तब आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है। जल्दी से करते हैं, जल्दी से सवाल को करते हैं। देखिए ये मैट्रिक्स हमेशा आपकी सवाल मतलब पूरे मैट्रिक्स चैप्टर में घूमती रहेगी। मुझे A + A डैश = I है, तो मुझे ये बताओ इसका डैश क्या होगा। तो इसका डैश होगा गुरुजी cos अल्फा, और ये -sin अल्फा यहाँ आ जाएगा। ये सेकंड रो को यहाँ बना दो, तो ये sin अल्फा, दिस इज cos अल्फा। गुरुजी डन है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A + A डैश I है, यानी A + A डैश दिस इज = I। चलो दोनों को ऐड करो, तो A + A डैश को जब ऐड करोगे तो मैं एक साथ ऐड कर दूं, तो देखिए cos अल्फा कितना हो जाएगा बेटा 2 cos अल्फा, -sin + sin 0, sin - sin 0, cos + cos 2 cos अल्फा, एंड दिस इज = आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 1। कंपेयर करो, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होती हैं, 0 0 के आपस में इक्वल है, 2 cos अल्फा इस 1 के इक्वल होगा। दिस इंप्लाई 2 cos अल्फा = 1, इंप्लाई cos अल्फा = बेटा 1/2। अब cos में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, दिस इंप्लाई अल्फा = 60 डिग्री। रेडियन में पूछा है तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, तो 60 × π/, 1/80, ये आ जाएगा यहाँ से π/। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एमसीक्यू आता है पेपर में। A matrix is both symmetric and skew symmetric, then A is diagonal matrix, then A is zero matrix, then A is square matrix और nothing। मतलब एक मैट्रिक्स A है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, कैसे करके करेंगे समझो। देखिए अगर वो बेटा सिमेट्रिक है, इसका मतलब A डैश बराबर A, हाँ या ना, और अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है, इसका मतलब बेटा A डैश बराबर -A, हाँ या ना। अब देखो यहां से A डैश A के इक्वल है और यहां से A डैश -A के इक्वल है, यानी दोनों की LHS इक्वल है, इसका मतलब RHS को इक्वल होना पड़ेगा। दिस इंप्लाई A = -A। क्या ये बात समझ में आई, A डैश A के इक्वल है और वही A डैश माइनस के इक्वल है, इसका मतलब ये वाला A ये -A के इक्वल होगा। इस A को इधर ले आओ, ये हो जाएगा A + A, तो यहाँ क्या बचेगा जीरो मैट्रिक्स, A + A 2 times A, this is equal to 0 matrix, this imply A = 0 matrix। ये जीरो नहीं है, ये बेटा जीरो मैट्रिक्स है, याद रखना जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि आप मैट्रिक्स में खेल रहे हो ना कि रियल नंबर। इसका मतलब A शुड बी जीरो मैट्रिक्स। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है मैट्रिक्स A and B will be the inverse of each other। देखो पहले क्या होता था कि मैट्रिक्स में इनवर्स वाला टॉपिक पूरा था, पर अब क्या करा है कि इनवर्स टॉपिक को थोड़ा सा हटा दिया है। थोड़ा क्या मतलब लगभग पूरा ही हटा दिया है। बस एक छोटी सी डेफिनेशन छोड़ी है कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे की इनवर्स होंगी कब, तो आपको हमेशा याद रखना है ए बी = बी ए = आई। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर ऐसा है तो ए और बी आपस में एक दूसरे के इनवर्स होंगे। मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी द इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ ए बी = बी ए =
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखना इसको हमेशा, आप क्या करेंगे, इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। पूछता है कि ए और बी आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इफ ए इक्वल टू दिस सच डेट ए स्क्वायर बराबर आई, यानी एक कंडीशन दे दी है कि ए स्क्वायर बराबर आई है, तो कुछ रिलेशन पूछ रहा है। चलिए सॉल्व करें। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं, चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। देखिए ए स्क्वायर बराबर आई है, मतलब अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई अगर इसी मैट्रिक्स से दोबारा कर दी जाए, डेट इज अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, दिस इज इक्वल टू आई, मतलब 1 0 0 1। चलिए इनकी मल्टीप्लाई करो। अल्फा की इसमें करेंगे अल्फा स्क्वायर, बीटा की इसमें करेंगे दिस इज बीटा गामा, अल्फा की इसमें करेंगे अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, डन। गामा की करेंगे दिस इज गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, इसमें करेंगे बीटा गामा प्लस माइनस माइनस प्लस डेट इज अल्फा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1। दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। इससे ये कैंसिल आउट 0, इससे ये कैंसिल आउट 0 0 0 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, दिस इज इक्वल टू 1। मेरे को इसने क्या करा, 1 पहले लिया, तो बाकी सारी चीजों को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, दिस इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स दी, एक रिलेशन दिया, मैंने सॉल्व किया, कंपेयर किया, आंसर आ गया। समझ में आया? चलिए, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच डेट ए स्क्वायर बराबर ए, यानी ये रिलेशन गिवन है, ए स्क्वायर बराबर है, तब आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ये चीज किसके इक्वल होगी? चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए बेचा सॉल्व करते हैं। चलो मुझे इस चीज की वैल्यू निकालनी है, यानी आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, ए प्लस बी के होल क्यूब से ओपन करो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, डन। और ये -7 एज इट इज चलता रहेगा। आई का क्यूब, आइडेंटिटी क्यूब, आइडेंटिटी का कितनी बार ही मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी ही आएगा, यानी आई का क्यूब आई ही होगा। प्लस ए क्यूब को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। प्लस आई स्क्वायर हमेशा आई होता है, यानी आई की आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करते रहो, कुछ सेंस नहीं है, यानी डेट इज सेम मैट्रिक्स, डेट इज आई। आई की मल्टीप्लाई करने पे किसी मैट्रिक्स में वही मैट्रिक्स आती है, डेट इज 3a स्क्वायर माइनस 7a। अब दिस इज आई, अब इस ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज ए इंटू ए, ऐसे ही रहेगा। आई की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, ए आएगा, डेट इज 3a प्लस 3a स्क्वायर, डन। सॉरी, यहाँ एक काम कर सकते हैं, देखो इस ए स्क्वायर की जगह क्या मैं ए लिख सकता हूँ? गुरुजी बिल्कुल लिख सकता हूँ, -7। दिस इज आई, ए इंटू ए स्क्वायर, 3 प्लस 3a, दिस इज 6a माइनस 7a, सही है। दिस इज आई प्लस ए स्क्वायर की जगह दोबारा से ए रख दो, यानी उसी रिलेशन का बार बार यूज करना है। अब ये a प्लस 6a कितना हो जाएगा? 7a माइनस 7a, 7a माइनस 7a, दिस इज जीरो मैट्रिक्स, यानी आई प्लस जीरो मैट्रिक्स, और आई में जीरो मैट्रिक्स ऐड करोगे क्या आएगा बेटा? आई। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह के सवाल भी आते हैं कि इस तरह के कोई रिलेशन दे देगा और किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट कराएगा। अब चाहे एमसीक्यू में दे दे तब टिक मार देना, सॉल्व करने को दे दे तो सॉल्व कर देना, ठीक है। चलिए, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, इसलिए मैं इसको यहाँ लेके आया हूँ। आपके पास 5 मैट्रिक्स हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, इनके कुछ ऑर्डर दिए हुए हैं। तो देखिए मैं एक बार लिखता हूँ आपके सामने, एक्स का जो ऑर्डर है, वाई का कुछ ऑर्डर है, फिर जेड का मैट्रिक्स का कुछ ऑर्डर है, इसके बाद एक्स वाई जेड डब्ल्यू मैट्रिक्स है, और एक लास्ट में मेरे पास पी मैट्रिक्स है। इन सारी मैट्रिक्स के क्या क्या ऑर्डर है? देखिए इसका जो ऑर्डर है बेटा 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस k, 2 क्रॉस p, n क्रॉस 3 एंड p क्रॉस k। तो मेरे से पूछा है कि द रेस्ट्रिक्शंस ऑन n k एंड p सो डेट पी बाई प्लस डब्ल्यू बाई इज डिफाइंड, यानी पी बाई प्लस डब्ल्यू बाई डिफाइंड कब होगा? जब n
के और पी पे क्या रेस्ट्रिक्शन है, एन के और पी पे क्या रेस्ट्रिक्शन है, समझिए। मुझे क्या करना है बेटा, पी बाई प्लस डब्ल्यू बाई डिफाइन करना है, यानी इनकी मल्टीप्लाई और ऐड करना है। एक चीज देखो, बाई यहां भी है और उधर की तरफ से, यानी पोस्ट मल्टीप्लाई में बाई यहां भी है, तो बाई कॉमन मिल जाएगा। एक काम करो, बाई को कॉमन ले लो, तो ये बचेगा पी प्लस डब्ल्यू बाई। डन। अब एक चीज नोटिस करो, मुझे ये बताओ इस पी का ऑर्डर कितना है, तो आप कहोगे गुरुजी पी का ऑर्डर है पी क्रॉस के। डन। इस डब्ल्यू का ऑर्डर कितना है, तो आप कहोगे गुरुजी डब्ल्यू का ऑर्डर है एन क्रॉस 3। पहले क्या हो रहा है, पी और डब्ल्यू ऐड हो रहे हैं, फिर बाई से मल्टीप्लाई हो रही है, हाँ या ना। अब दो मैट्रिक्स बेटा ऐड कब होती हैं, दो मैट्रिक्स ऐड कब होती हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो, हाँ या ना, अभी सीखा था। दो मैट्रिक्स ऐड तभी हो पाएंगी जब उनके ऑर्डर सेम हो। अब P और W आपस में ऐड हो रही हैं, इसका मतलब इनके ऑर्डर सेम होंगे, मतलब P क्रॉस K इज एग्जैक्टली इक्वल टू N क्रॉस K, मतलब पहला वाला पहले के इक्वल, दूसरा वाला दूसरे के इक्वल, मतलब P इक्वल टू N होगा तभी ये मैट्रिक्स ऐड हो पाएंगी। उसने बोला डिफाइन हो तभी तो रेस्ट्रिक्शन बताऊंगा, और K इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यानी एन पी के पे ये रेस्ट्रिक्शन होंगे। कौन सा ऑप्शन सही है, के इक्वल टू 3 पी इक्वल टू। डन। देखिए पी और डब्ल्यू जब ही ऐड हो पाएंगे जब इन दोनों के ऑर्डर सेम हो। अब ऑर्डर सेम हो मतलब पी एन के इक्वल होना चाहिए, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ इक्वल हो। समझ गए, आसान है। चलिए अगर आसान है तो एक और बताइए। अब देखिए ये मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है और इसी के साथ मैट्रिक्स चैप्टर आपका पूरा यहां होता है समाप्त। ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, मैं एक बार समझा देता हूं, इसका आंसर सभी मेरे लाडले कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और मैं चेक करूंगा किस किस का आंसर सही है। अगर आपको पूरा चैप्टर आपने सही से समझा है, वैसे मैं इसका हिंट दे देता हूं, इसका आंसर स्टार्टिंग में जब मैंने ऑर्डर वगैरह पढ़ा रहा था तो मैंने एक्सप्लेन किया था ये कंसेप्ट। समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। आपको द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस बतानी है, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा 2 क्रॉस 3, और ईच एंट्री क्या ले रहा है 0 और 1। देखिए उस क्वेश्चन में भी ईच एंट्री 0 और 1 ही थी, बट ऑर्डर 3 क्रॉस 3 था, तो आंसर कुछ और आया था। मैंने वहां कंसेप्ट भी बताया, ट्रिक भी बताई। अब आपके हाथ में है, आप ट्रिक से यूज करो, आप कंसेप्ट से यूज करो, कैसे भी यूज करो, मुझे बस इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे, मेरे सारे लाडले, जो भी नए पुराने बच्चे जैसे भी हैं, मुझसे क्लास करे हुए हैं नहीं करे हुए, पहली बार देख रहे हैं चाहे दूसरी बार देख रहे हैं, चाहे रिवीजन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसका आंसर आप पिन कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं इसका आंसर देख लूंगा। ठीक है, तो कैसा लगा मैट्रिक्स चैप्टर, क्या सभी बच्चों को समझ में आया। और इसी के साथ ये मैट्रिक्स का वन शॉट यहाँ पे होता है समाप्त, समय समाप्ति की घोषणा। सभी को समझ में आया, मैंने पूरा मैट्रिक्स चैप्टर समझाने की कोशिश की। अगर आपने मैट्रिक्स चैप्टर एक भी बार नहीं पढ़ा है तब भी आपको मैट्रिक्स चैप्टर यहाँ पर पूरा रिवाइज हो गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन, कंसेप्ट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से PYQ हैं, कौन कौन सी चीजों क्वेश्चंस के आने की संभावना ज्यादा है, सारी चीजें हमने इस क्लास में डिस्कस की है। तो क्या किसी तरह से हम आने वाले क्लासेस में, आने वाले टाइम में इसी तरह से वन शॉट लेके आएंगे। अभी मैंने मैट्रिक्स का वन शॉट दिया, अब आगे किस चैप्टर का वन शॉट आएगा उसके लिए आप सभी लोग MP बोर्ड वाला चैनल पे क्या करें, बने रहें और इसी तरह से हम लोगों को क्लास को देखते रहें। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।